माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ अपने दो पूर्व साथियों के निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। श्री हरमोहन धन चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के चंडीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री धवन नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे और उन्होंने विशेषाधिकारी समिति के रूप में भी सेवाएं प्रदान की। श्री हरमोहन धवन का निधन 27 जनवरी 2024 को 83 वर्ष की आयु में हुआ। श्रीमती रुबाब सईदा उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा की सदस्य थी। श्रीमती सईदा ने उद्योग संबंधी समिति तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्रीमती रुबाब सईदा का निधन 6 फरवरी 2024 को 73 वर्ष की आयु में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब यह सभा दिवंगत आत्माओं में के लिए कुछ मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल। क्वेश्चन नंबर 101 डॉक्टर संजीव कुमार शिगरी। श्री विष्णुदत्त शर्मा। श्रीमती अपूर्वा पोद्दार। Speaker sir, for giving me an opportunity to ask a supplementary question, sir. Sir, through you, I would ask the government whether the government is aware of the fact that even though India has lowest number of mental health professionals and lack of awareness regarding the issue, the ministry unspent 2,899 crore rupees that had been initially allocated to them in the financial year 2023-24. The reason for the same. Thank you, sir. स्पीकर सर, ये मानसिक रोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस शताब्दी की सबसे अच्छी योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आयुष्मान कार्ड, उसमें इसको कवर किया गया है और ये राशि पर्याप्त है। राज्यों को इसके लिए भेजा गया है, जितनी सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए भी, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सीएससी हैं, पीएससी हैं, उनके लिए भी ये धन इस मामले में है। हर जगह मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक, इसके अलावा एनजीओ जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है मानसिक रोगियों के बारे में, लेकिन अपने राज्य में जो पश्चिम बंगाल है उसमें जो सबसे अच्छी योजना इस विश्व की है आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री जन आयुष्मान कार्ड, उसको लागू ही नहीं किया है। उनको ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय कि इस आयुष्मान कार्ड में जब मोदी जी की फ़ोटो होगी तो मोदी जी जब ये आयुष्मान कार्ड लोग जेब में रखेंगे तो मोदी जी की फ़ोटो पहुंच जाएगी। तो वो तो पहुंच गए, दूसरे माध्यम से भी मेरा महोदया से अनुरोध है कि अपनी राज्य सरकार को आयुष्मान कार्ड योजना लागू करने के लिए कहें। यदि आपकी योजना है महोदया, अध्यक्ष महोदय,
यदि इनकी कोई योजना है, यदि इनकी कोई योजना है और उसमें 5 लाख केंद्र वाले भी अगर हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें 5 लाख से ज़्यादा खर्चा होता है, तो अगर हमारी योजना को भी लागू कर लेंगे तो पश्चिम बंगाल के गरीबों का बहुत बड़ी मदद होगी। अधीर रंजन चौधरी जी। सर, ये सवाल पूछा गया कि इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट नंबर ऑफ मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर कैपिटा। इसमें पर कैपिटा प्रोफेशनल्स की कोई जिक्र नहीं है ये जवाब में। दूसरी बात यह कि हमारे देश में मेंटल पेशेंट, मानसिक रोगी की संख्या दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। मान लीजिए जॉइंट फैमिली खत्म हो गए, अभी न्यूक्लियर फैमिली आ गए, देखभाल की असुविधा होते हैं, देखभाल नहीं किया जाते हैं। ये सामाजिक कोई वातावरण ऐसा मतलब इस गति से जा रहे हैं जिस दिशा पे, उसमें और ज़्यादा ये बढ़ेगी। खासकर देखिए पार्किंसन डिजीज, एल्जीमियर्स, ये भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके अंदर में क्या ये पार्किंसन, एल्जीमियर, इसका भी अलग से कोई उपचार करने के लिए ये कोई प्रबंध है सरकार की? अध्यक्ष महोदय, मनोविकार, डिप्रेशन या मानसिक रोगी हैं, इनके लिए हमारे पास बहुत सारी संस्थाएं हैं। लगभग 45 हॉस्पिटल हैं जिनमें इस प्रकार से होता है। सभी एम्स में इसका होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और CSC पर और PSC पर भी है। एक टेलीमेडिसिन भी सरकार का है कि यदि इस प्रकार की कोई बीमारी है तो टेली मेंटल योजना के तहत वो टेलीफोन के द्वारा भी अपना परामर्श ले सकते हैं। और आयुष्मान कार्ड योजना में भी इस प्रकार की सभी प्रकार की बीमारियां कवर हैं और इस प्रकार से मानसिक रोगियों को भी आयुष्मान कार्ड उपलब्ध है और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी सरकार काम कर रही है। और इसके अलावा ट्रेस भी कर रहे हैं और लगातार उनको, हमारे पास कई ऐसे मानसिक देश में संस्थाएं हैं जिसमें भर्ती होकर के भी इलाज होता है और तमाम NGO भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो आप पहले बोल लेते ना। माननीय हमारे साथी मंत्री रिप्लाई कर रहे थे, मैं उसमें थोड़ा सा पूरक करूंगा। आपने कहा कि अल्जाइमर सहित जो डिसीज़ है उसको मेंटल हेल्थ में शामिल करेंगे। ये पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, ये सब डिसीज़ को, मेंटल हेल्थ एक अलग टाइप का डिसीज़ है और देश में उसका बर्डन आज ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस के बाद स्टडी की गई तो 10% एबव आज मेंटल हेल्थ के शिकार है। और एक टिग्मा होता है, कोई व्यक्ति मेंटल हेल्थ से कोई पीड़ित है तो बताते भी नहीं है और अंदर कई डिसीज़, उससे भी कई इशू क्रिएट होते हैं। फैमिली इशू क्रिएट होता है, अपने शारीरिक हेल्थ का भी इशू क्रिएट हो जाता है। वैसी स्थिति में ऐसे कौन से डिसीज़ को मेंटल हेल्थ में रखना नहीं रखना वो साइंटिफिक पैनल के आधार पर तय किया जाता है। जो साइंटिफिक पैनल की रिकमेंडेशन आएगी तो अवश्य उसको शामिल करेंगे। ये बहुत एड्रेस करने जैसा वर्तमान समय में इशू है, डिसीज़ है और उसको अच्छी तरह से एड्रेस करके हम उसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 102 श्री सुनील कुमार सिंह। माननीय मंत्री जी। सभा पटल पे रखा गया है अध्यक्ष। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने बहुत विस्तार से प्रश्न के जवाब में सदन को जानकारी उपलब्ध कराई है। माननीय मंत्री जी के जवाब से स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों की योजना के अंतर्गत देश भर में 414 ई-पास्को न्यायालयों सहित 757 विशेष त्वरित न्यायालय कार्यरत किए हैं, जिन्होंने 2,14,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विशेष न्यायालयों में किसी मामले के निपटान की औसत समयावधि कितनी है तथा इस समयावधि को कम करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, जैसा इन्होंने खुद ने ही जिक्र किया कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और पॉक्सो, इसके माध्यम से जो कोर्ट स्थापित हुए हैं इनकी संख्या 757 तो है,
एफटीएससी की और ई पोक्सो की 411। अब और जो डिस्पोजल भी आप देखेंगे जो मैंने दिया है माननीय सदस्य को उत्तर, 2,14,463 डिस्पोजल हुआ है। समय अवधि आप ठीक कह रहे हैं, हमने रखी है, कई बार 2 साल का विषय रहता है, लेकिन कुछ ऐसे केस हैं, जैसे मथुरा का मैं केस का जिक्र करूं, 15 दिन में केस का डिस्पोजल हुआ है। एक केरला का एक केस है जिसमें भी लेस देन 100 डेज में डिस्पोजल हुआ है। तो ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, इसमें डिस्पोजल और इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट ने अच्छा उपलब्ध कराया है। कोर्ट भी जो है इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और अवेयरनेस भी आई है। ये ठीक बात है। अभी बंगाल के साथ ही दूसरे प्रश्न में कुछ कह रहे थे, जैसे बंगाल को कोर्ट स्थापित करने थे, उसमें खाली 3 ही किए, लेकिन केरला है वो इसमें तेजी से आगे बढ़ गया है। तो मैं माननीय सदस्य जी को कहना चाहता हूं कि जो हमने समय सीमा निर्धारित की है उस दिशा में कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है स्पीडी ट्रायल होने के बावजूद भी, लेकिन उसको हम टाइम सीमा में ही ये केसेस निर्धारित हो, इसके लिए हम जो जुडिशरी के जो संबंधित जो हमारे पैरामीटर हैं, जैसे बात करने का तरीका है, उसके अनुसार बात करके इसमें भी कमी लाएंगे समय में। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने लोगों को न्याय की पहुंच आसान करने के लिए कई उपाय किए हैं। हाल में ही कानून मंत्रालय ने कानून और कार्मिक संबंधी अस्थायी समिति की सिफारिशों में से सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बैंक स्थापित करने का मांग स्वीकार किया है, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बैंक स्थापित होने से न्यायपालिका पर बढ़ते मामलों का बोझ कम किया जा सकता है। मेरा माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि देश भर में सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचें स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई है? धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंच स्थापित हो, विषय टोटली इससे संबंधित नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जिस संसदीय समिति की बात करते हैं लॉ एंड जस्टिस की, उनकी रिकमेंडेशन आना एक अलग बात है, लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। ओके। श्री खनेन मुर्ग। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार देश के सभी जिलों में अति संवेदनशील मामलों के न्याय दिलाने में पीड़ित पक्षों को अभिसक्ष केंद्रों में पीड़ित और गवाहों की गवाही को रिकॉर्ड करने की प्रक्रियाओं को और बेहतर सुविधाजनक बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं? क्या सरकार बाल लैंगिक अपराधी को रोकने के लिए बाल मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति करने की सोच रही हैं? धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम साइकोलॉजिस्ट भी रखते हैं इसके लिए, और आजकल गवाहों के लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, उनकी बात को कोई दूसरा सुन भी नहीं सकता। और ये जो अध्यक्ष जी ने, माननीय सदस्य ने चिंता प्रकट की है, ये हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक हिस्सा भी है। धन्यवाद। श्रीमती शताब्दी राय। तो स्पेशल कोर्ट हुआ, उसमें तो बहुत अच्छा काम शायद हो रहे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको पता है जो कोई 300 रुपया भी चोरी करे या पिक पॉकेट करे, उसको जेल में जितना दिन रुक रहे हो उसमें उसके पीछे 3 लाख तक खर्च हो जाते। ये जो पैसा सरकार का जाते, किसका पैसा क्यों जाते, इसका कोई सलूशन है कि नहीं? ये जिसका जो क्राइम किया उसका क्राइम से ज़्यादा उसके पीछे पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू उसका रूल्स एंड रेगुलेशन, ये पेपर नहीं आए, उसका खबर नहीं आए, ट्रायल नहीं हुआ, इसका क्या सलूशन है ये बताइए प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स से संबंधित मसला है। ये इन्होंने एक जनरल प्रश्न किया कि किसी ने छोटी चोरी की और उसको जेल में लंबा रख दिया, सरकार का खर्चा ज्यादा होता है, तो ऐसे विषयों पे कंसल्टेशन हमारा ऑन है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जितने भी संवेदनशील इशू है
होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के द्वारा उनका हल किया जा रहा है। आप ये बताओ ना, विधिक सहायता देते हैं, डिस्ट्रिक्ट यस, विधिक सहायता होती देखिए है। अध्यक्ष जी आपने सही कहा बताओ कि ना हम आप। नालसा भी है उसमें और रालसा भी है और डालसा भी है, लेकिन ये एक्सेस टू जस्टिस है। लेकिन जो आपने कहा है कि एक छोटे से अपराध के लिए जेल में रखा जाता है, खर्चा हो जाता है, ये एक दूसरा विषय है। ये जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म का विषय है और सारे विषय पे हमारा कंसल्टेशन प्रोसेस ऑन है। हमने कहा ना श्री N.K. प्रेमचंद, Thank you very much, Speaker sir. This is a अभी very नया जो important. कानून आया है, नए जो कानून बने उसमें सब कुछ है। बताइए ना नए कानून में क्या क्या है। क्वेश्चन आ जाए इनका साथ। Thank you very N.K. much, Mr. Premchandan Speaker ji. sir. It's a very important question. POCSO cases, as directed by the Honorable Minister Srimati Smriti Irani ji, we the members of Parliament are reviewing the POCSO cases in the Disha meetings. And the police officials have reported to us that the main problem which they are facing is almost all the witnesses are becoming hostile due to the political pressure as well as the financial pressure. That is the condition by which, sir, if you see the conviction rate, that has not been spelled out in the answer. The conviction rate is just below 25%. Most of the cases are being acquitted. This is the position prevailing, and Indian Institute of Public Administration gone through all these issues and submitted so many recommendations that was well stated in this answer. I would like to know from the Honorable Minister the recommendations given by Indian Institute of Public Administration regarding the speedy trial as well as the conviction rate to be increased, whether those recommendations have been implemented, for which whether the Government of India will give any assistance to the state government for implementing those recommendations. Thank you, sir. जो आप विषय रखना चाहते हो उसमें ठीक है, कई बार गवाहों का स्थिति है, क्योंकि ऐसे ये महिला संरक्षण, बच्चों के संरक्षण से संबंधित ये कानून है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा है सोसाइटी में। ये जो कन्विक्शन रेट है वो आप दूसरे केसेस में भी देखेंगे, उससे ये बेहतर है। और जब से ये बना है, नहीं तो गवर्नमेंट इसको आगे कैसे बढ़ाती। 3 साल के लिए गवर्नमेंट आगे बढ़ाया, 2026 तक आगे बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने, और इवोल्यूशन के आधार पर ही बढ़ाया। और इवोल्यूशन में जो विषय आपने रखे हैं सारे आए, हमने उसमें इंसर्ट किए हैं।